अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब राजपूत और आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। एक सरप्राइज एंट्री डेफिनेटली उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी, लेकिन आप जरूर मिस करेंगे अनवार को। अनवार थोड़े से बीमार हैं, वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है, आप भी इस वेदर को कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं, तो वी जस्ट होप कि अनवार एज सून एज पॉसिबल ठीक हो जाए और जल्द ही आपको हमें एक साथ ज्वाइन करें। एनीवेज, जो इस वक्त सिचुएशन है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो इस वीकेंड पे बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ नया हुआ और बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि कंटिन्यूटी में चल रही हैं, लेकिन उसके अभी भी बैड एस्पेक्ट्स ना सिर्फ फलस्तीन और गजा में हमें नजर आ रहे हैं, बल्कि अराउंड द वर्ल्ड अगर हम इसको ग्लोबली देखें तो उसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है अराउंड द पाकिस्तान, अगर उस हवाले से बात की जाए तो इलेक्शन डेट फाइनली अनाउंस हो चुकी है और वी जस्ट होप कि जो आने वाला नया साल है वो पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा साल हो। वो सब चीजें जो कि हम पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, उसकी खुशहाली के लिए देखना चाहते हैं, वो सब चीजें हमें आने वाले साल में जरूर मिलें। और अगर मजीद हम इस चीज के हवाले से बात करें तो कुछ टॉप स्टोरीज हैं जिनके हवाले से मैंने आपके साथ डिस्कशन करनी है और आप लोगों को बताना है कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले हर वो पाकिस्तानी जो कि इस वक्त चाहता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ में पहुंचे और ना सिर्फ सेमीफाइनल बल्कि फाइनल का जो मैच है वो भी खेले और वर्ल्ड कप ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर आए, तो हर किसी को ये इंतजार है कि पाकिस्तान कब क्वालिफाई करता है। दो के उसके अब एक आखिरी मैच रह गया है इंग्लैंड के साथ, बट लेट्स सी कि आगे चलकर हमें क्या सिचुएशन नजर आती है। इस वक्त वर्ल्ड कप के मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 243 रन के भारी मार्जिन से जो है वो शिकस्त दी और फिर हमने ये देखा कि इस मैच में फतह के साथ साथ भारत ने मौजूदा वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त रहने का जो एजाज है वो भी बरकरार रखा है। बहरहाल भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और फिर 50 ओवर्स में विराट कोहली ने नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी की बदौलत 326 रन बनाए। अब इसके जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम तो बड़ी तैयारी के साथ आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा कि सिर्फ 83 रन बनाकर वो टीम ऑल आउट हो गई। इस मैच से पॉइंट्स टेबल पर फिलहाल तो कोई तब्दीली हमें नजर नहीं आ रही है, अलबत्ता ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया मुसलसल नाकाबिले शिकस्त रहा है। यस, अनबीटेबल परफॉर्मेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड कप और उनके इस वक्त 16 पॉइंट्स हैं पॉइंट्स टेबल पर और इस वक्त हमें लीडिंग पोजीशन में नजर आ रही है। साउथ अफ्रीका सेकंड नंबर पर है, जबकि तीसरे नंबर पर हमें ऑस्ट्रेलिया और चौथे नंबर पर हमें न्यूजीलैंड नजर आ रही है। पाकिस्तान की बहरहाल 5वीं पोजीशन है। अब आप दुआ कीजिए पाकिस्तानी टीम मेहनत कि हम जल्द से जल्द चौथी पोजीशन पर आए और इसके साथ पाकिस्तान जो है वो पॉइंट्स टेबल पर हमें 8 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर नजर आ रहा है। तो ये इस वक्त की पाकिस्तान की सिचुएशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। लेकिन आगे चलते हैं, कुछ टॉप स्टोरीज हैं वो आपके साथ जरूर शेयर करनी है, क्योंकि जो वीकेंड थोड़ा अच्छा इस लिहाज से नहीं रहा क्योंकि दहशतगर्दी का एक जो गिरोह था उसने हमला किया पाकिस्तान के अमन पर और दहशतगर्द बहरहाल नाकाम हुए, जहन्नुम वासिल हुए। अफवाज पाकिस्तान ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। दो बड़े सियासी लीडर जो हैं वो इस वक्त नाअहली का शिकार हो चले हैं। वी जस्ट होप कि पाकिस्तान में जो आने वाला अभी डेमोक्रेटिक न्यू सीजन है वो कोई ना कोई नई और पॉजिटिव तब्दीलियां जरूर लेकर आएगा। फिर जनाब ये कि अहम तरीन पाकिस्तानी फलस्तीन के लिए रवाना हुए हैं, उनके इस दौरे फलस्तीन के क्या दूरस्थ नताइज होंगे, ये भी एक पॉजिटिव स्टोरी है जिसको हम इस एस्पेक्ट से देखेंगे कि पाकिस्तान अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए क्या कुछ कर सकता है। द नेक्स्ट, MQM का नया मंशूर सामने आया है जिसमें उन्होंने प्रायोरिटाइज किया है एजुकेशन को, तालीमी इनकलाब की जानिब एक अहम तरीन कदम जो है वो हमें MQM की तरफ से देखने में नजर आ रहा है और इस मंशूर को लीड कर रहे हैं जनाब मुस्तफा कमाल साहब। और अपने आते साथ सबसे पहले पाकिस्तान की पोजीशन के हवाले से बात की वर्ल्ड कप में और अब हम लोग जो है इस स्टोरी के हवाले से बात करेंगे कि क्या आपकी और हमारी उम्मीद इत्तेहाल जिंदा है। वो जो उम्मीद का एक दिया है वो कब तक रोशन रहेगा, उस पर हम बात करेंगे। तो इसी पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। हसनैन, पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन तो मैंने व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर दी, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो अगर मगर का सिलसिला है, डेफिनेटली इंग्लैंड के साथ तो हमने मैच हर सूरत ही जीतना है, लेकिन अफगानिस्तान के भी 2 मैचेस हैं और वो भी दोनों बड़ी टीमों के साथ हैं। इसके बाद स्ट्रेटजी आपको किस तरफ जाते हुए नजर आ रही है पाकिस्तानी टीम की और सिचुएशन ऑन द पॉइंट्स टेबल?
देखिए, ये थोड़ा सा मैं आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जरा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज, डराना नहीं है आपने हमें। नहीं, बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, अभी जो है वो हमारा जो टाई पॉड है वो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के साथ पड़ है। अगर तो न्यूजीलैंड की टीम का जो मैच है श्रीलंका के साथ वो अगले 2 दिन बाद है, तो वो मैच अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है तो फिर पाकिस्तान को नेट रन रेट अपना बेहतर करना होगा। और फिर अफगानिस्तान को अपने 2 मैच हैं, एक उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ है और एक साउथ अफ्रीका के साथ है, उनमें से एक मैच उनको हारना होगा। तो ये सूरत हाल है। और अगर लेट्स सपोज न्यूजीलैंड किसी बड़े मार्जिन से श्रीलंका से जीत जाती है तो फिर पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किलात होगी। पाकिस्तान को जो टारगेट है वो जल्दी से अचीव करना होगा। लेट्स सपोज मैं अपने व्यूअर्स की आसानी के लिए बताता चलूं कि अगर न्यूजीलैंड 1 रन से भी जीत गया श्रीलंका से तो पाकिस्तान को 130 रन से जीतना होगा इंग्लैंड की टीम से, या फिर पाकिस्तान की जो टारगेट है वो 32 से 33 ओवर्स में जो है वो पूरा करना होगा। लेकिन यहाँ पे हौसला अफजा खबर ये है, जिस तरह आपने जरिए कहा कि व्यूअर्स को डराना नहीं है, तो बेंगलोर में बारिशों का सिलसिला जारी है। और जिस तरह हमने देखा था कि पाकिस्तान के मैच में भी बारिश हुई थी, तो वो स्पेल अभी भी बेंगलोर में मौजूद है और उम्मीद की जा सकती है कि जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है वो बारिश के साथ मुतासिर हो सकता है। लेकिन वो अगर पूरा मैच पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा अगर वो बारिश के साथ मुतासिर हो गया, एक बॉल भी डिलीवर ना हुई और एक पॉइंट के ऊपर फैसला हुआ, तो पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ मैच खेले 1 रन से जीते या 10 रन से जीते, पाकिस्तान गो थ्रू कर जाएगा। ओके, मतलब यानी कि ये कि हम लोग अगर इंग्लैंड के साथ जोर आजमाई कर लेते हैं और अगर बारिश एक बार फिर से हम पर मेहरबान हो जाती है, कुदरत हम पर मेहरबान हो जाती है, तो हम लोग कहीं ना कहीं क्वालिफाई करते हुए बासानी नजर आएंगे। अच्छा, दूसरा ये कि हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की खबर थी, सबने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से फखर जमान ने लाठी चार्ज किया और एक बेहतरीन फॉर्म में वो हमें नजर आए। लेकिन आपको लगता है कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा? और न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस तो हमने देखी फखर जमान की, लेकिन बाकी टीमों के लिए भी हम लोगों ने खतरे की घंटी बजा दी है, या फिर पूरी टीम में अभी भी आपका और हमारा इन्हिसार फखर जमान पर ही रहने वाला है? देखिए ज़रियाब, जहां तक बात है फखर जमान की, तो इज ए इम्पैक्ट प्लेयर। मैं पहले भी कहता था कि वो ऐसे प्लेयर हैं जो कि पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं। उनकी खराब फॉर्म चल रही थी जिनकी वजह से उनको रेस्ट दिया गया था, और रेस्ट देना भी बड़ा जरूरी होता है। आपने देखा होगा, हमने उनको रेस्ट दिया, उसके बाद वो बड़े बुरे तरीके से वापस आए और अपनी एंट्री को उन्होंने पूरी दुनिया में साबित किया। जहां तक हमारी टीम का ताल्लुक है, देखिए एक तो आपने भी आजकल एक अल्फाज सुना होगा कि कुदरत के निजाम पे हमारी टीम चल रही है या फिर यकीन पे मौजू पे चल रही है। सो ये कुदरत का निजाम जो है डेफिनेटली पूरी दुनिया को इसने जो है वो तंग किया हुआ है। मैं इंडिया में देख रहा था, वहां पे भी काफी आग लगी हुई है कि पाकिस्तान की टीम किस तरह कमबैक कर सकती है। जो टीम अफगानिस्तान से हार गई, जो टीम साउथ अफ्रीका से हार गई, जो टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई और इंडिया से हार गई, वो अब सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल है। और इम्पैक्ट बहुत बड़ा पर्दा है, क्योंकि आप ये देखिए कि आपकी जब टीम इस तरह कमबैक करती है तो फिर हर टीम आपसे डरना स्टार्ट कर देती है, और इस वक्त पाकिस्तान से डरा जा रहा है। और जो लेकिन ये वो कहते हैं ना कि किसी को डराने के लिए या किसी पर अपना इम्पैक्ट डालने के लिए कि हमने बहुत देर नहीं कर दिया हसनैन, आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमें अपने फखर जबान को बहुत पहले यूटिलाइज कर लेना चाहिए था? देखिए ये हमारी आदत है ज़रियाब, आपको पता होगा 1992 से लेकर 2023 तक हमारी आदत है कि हम इसी तरह इफ एंड बट्स पे, कभी न्यूजीलैंड पे, कभी इंग्लैंड पे, कभी श्रीलंका पे तकिया करके सेमीफाइनल में आते हैं। जहां तक फखर जमान का ताल्लुक है, देखिए फखर जमान को हम पहले तो इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन पहले इंजी भाई रिजाइन नहीं हुए थे ना। इंजी भाई ने जो है वो रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद जो है फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक की जोड़ी लगी नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मामला पॉलिटिसाइज हुआ है? डेफिनेटली देखिए, अगर कल के दिन जो आपने मैच का जिक्र किया, अगर इमाम और बाबर खेल रहे होते तो 25 ओवर में पाकिस्तान के 100 रन होने थे। इम्पैक्ट इनिंग्स तो वहां पे फखर जमान ने खेली है, जो कि 63 गेंदों पर 100 रन खेला और वहीं से पाकिस्तान मैच जीता। और ये पॉलिटिसाइज चीजें होती हैं, आपको पता है, आप खुद भी जो है क्रिकेट के साथ लिंक्ड होंगी, तो ये इस तरह की चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में चलती है कि जिसकी सिफारिश होती है, जिसका पीछे से डंडा होता है, वो टीम में रहता है। अच्छा, जहां पे हम लोग ये कह रहे हैं कि जिसकी सिफारिश होती है वहीं पर टीम में कहीं ना कहीं उसकी तरफ से हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट भी देखने को मिल रही थी, उससे रिलेटेड किसी न किसी पर्टिकुलर प्लेयर को लेकर, तो ऐसे में हमने ये भी देखा कि इसका खमियाजा हमने इस तरह से भुगता कि हमारी कमजोरी जो कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट है वो खुलकर एक्सपोज हुआ, वो लोगों के सामने आया। आपने देखा न्यूजीलैंड ने किस तरह से 400 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया, हमने अपने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए। यही हमारे पास अगर कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर होता तो शायद ये स्कोर बोर्ड पर 400 का ना होता।
जरिया स्पिनर्स तो वहां पे मौजूद हैं, हमने उनको यूटिलाइज नहीं किया। अबरार अहमद जो कि टेस्ट क्रिकेट में अपनी दाद बटा चुके हैं, उनको हमने कब ओडीआई भी यूटिलाइज करना है। मैं समझता हूं कि हमारी जो मैनेजमेंट है उसके पास एक वाइटल चांस था। आपके शादाब खान कंकशन के जरिए बाहर गए थे और पिछले 2 मैचेस से वो अभी तक बाहर ही हैं। तो अगर उनकी इंजरी ठीक नहीं हो रही तो आप अबरार अहमद को क्यों नहीं यूज कर सकते। मैं पूरे जो पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि 2022 में इसी तरह फखर जमान इंजर हुए थे T20 वर्ल्ड कप में, हमने हारिस को इंक्लूड किया था और वो हारिस जो है सेमीफाइनल का हीरो बन गया था। इसी तरह अभी भी हमारे पास वक्त मौजूद है। हमारे जो स्पिनर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, स्पिन डिपार्टमेंट हमारा वीक है। एक तो हमारे स्पिनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, दूसरा हमारे जो बैटर्स हैं वो स्पिनर्स को खेल नहीं पा रहे। सो ये स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो हमारे लिए जो है एक मसला बना हुआ है। तो इस वक्त भी पाकिस्तान टीम के पास एक बहुत बड़ा चांस है कि पाकिस्तान की टीम किसी तरह से शादाब खान को राजी कर ले, जो कि मुझे लगता है कि सेमीफाइनल खेलने का ख्वाब देख रहे हैं। शायद वो अगले मुकाबले भी ना खेले, लेकिन सेमीफाइनल जरूर खेलने की एक बड़ी गेम होती है और उस सेमीफाइनल में अगर बुरा आके परफॉर्म। अच्छा हसनैन, आपकी बात सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि आपका भी जो वो कहते हैं ना कि एक उम्मीद का दिया बहुत ज्यादा जगमगा रहा है कि हम सेमीफाइनल जो है उसकी दौड़ में शामिल होंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है, जब आपने बैटर्स का डिस्कस के हवाले से डिस्कस किया, आपने हमारे स्पिन डिपार्टमेंट को डिस्कस किया, हमारे फास्ट बॉलर्स हम उस पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं पाकिस्तान का ट्राई का, जिससे रिलेटेड हम ओवरऑल अगर दुनिया में देखें तो लोग भी उसे बड़ा प्रेज करते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्टर हम लोग उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमारे फास्ट बॉलर्स को इतने रन्स पड़ रहे हैं, अर्ली ऑन विकेट्स नहीं मिल पा रही। इनफैक्ट हमने शाहीन शाह अफरीदी को भी देखा कि उन्होंने आखिरी की डेथ ओवर्स में जाके गालिबन हमारा मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि मैच किससे था, तो 5 विकेटें उन्होंने लास्ट के ओवर्स में ली थी। मुझे ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे मैच में उन्होंने 5 विकेट जो ली वो लास्ट में जाके ली थी। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं हमारे फास्ट बॉलिंग की तरफ। जरिया क्वेश्चन मार्क तो जरूर है, लेकिन अब जो है ना, मुझे देयर इज समथिंग फिशी इन इंडियन पिचेस और इंडियन ग्राउंड्स में। देखिए अच्छा। पाकिस्तान का पेस अटैक तो पूरी दुनिया में जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया का भी पूरी दुनिया में जाना जाता है, इंग्लैंड का भी पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसी तरह साउथ अफ्रीका का भी फास्ट अटैक पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन चारों फास्ट अटैक्स काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करते हैं, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, वो इस वक्त वसीम अकरम और वकार यूनुस बने हुए। बिल्कुल। मेरे प्रोग्राम जो क्लिप है वो पूरे इंडिया में वायरल हुआ। इस वक्त पूरा इंडिया मुझे गालियां दे रहा है, लेकिन ये एक सवाल हसन रजा ने भी किया था कि क्या कोई गेंदें चेंज होती हैं, क्या पिच मतलब आउट क्लास होता है, या फिर इंडिया की दफा पिच चेंज हो जाता है, या फिर कल से डीआरएस के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो डीआरएस टेक्नोलॉजी है, आपको याद होगा 2011 में जब सचिन रमेश तेंदुलकर के खिलाफ बॉलिंग कर रहे थे सईद अजमल, उस वक्त सचिन तेंदुलकर प्लम आउट लग रहे थे। टेक्नोलॉजी ने वो बॉल जो है वो उसके ऊपर स्टंप्स के ऊपर नहीं लगने दिया और इस तरह कल आप देख लीजिए कि मार्करम का आउट किस तरह दिया गया जडेजा की बॉल पे। सो देयर इज समथिंग फिशी, देयर इज समथिंग कुकिंग इन इंडिया, जो कि सिर्फ इंडियन टीम को फेवर कर रहा है। हमारे जो पेसर्स हैं अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो 4 और टीम्स के पेसर परफॉर्म नहीं कर रहे। इस वक्त सिर्फ एक ही टीम के पेसर परफॉर्म कर रहे हैं और वो वसीम अल वकार बने हुए इंडिया के। हम अपने पेसर्स को बातें तो बहुत सुनाते हैं, लेकिन देयर इज समथिंग गोइंग ऑन विद ऑल द पेस अटैक्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्जैक्टली यही कल बात जब मेरे फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब से भी हो रही थी, उन्होंने भी ये कहते कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक टीम जिस भी क्रिकेट ग्राउंड में जा रही है, चाहे वो पहले बैटिंग करे या चाहे वो चेजिंग की तरफ जाए, वो अपना हर मैच विन कर रही है। और श्रीलंका के अगेंस्ट जिस तरीके से इनिंग्स खेली इंडिया ने, और फिर कल वाले मैच में जिस तरीके से इंडिया ने अपनी इनिंग्स खेली, मतलब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बहुत खौफनाक इनिंग्स है। आप किसी को 243 से शिकस्त दे रहे हैं, किसी को आप 100-150 के मार्जिन से शिकस्त दे रहे हैं, तो ये कोई आम या कोई आसानी से नहीं कह सकते कि इतनी बड़ी। चले श्रीलंका की बात हमने मान ली, साउथ अफ्रीका जैसी टीम को आपने 243 के मार्जिन से शिकस्त दे दी। देखिए 2011 में आपको याद होगा इंडिया में वर्ल्ड कप था, उस वक्त सचिन तेंदुलकर ने रिटायर होना था, तो उन्होंने किस तरह वर्ल्ड कप जीता था। उस वक्त भी यही हालात क्रिएट किए गए थे, पिचेस ऐसी क्रिएट की गई थी और जहां पे इंडिया को लगता था कि हमारे खिलाफ जो है जिस तरह की अपोजिशन है उसके मुताबिक जो है वो पिच बनाता था। अब देखिए कि 1983 में उन्होंने एक वर्ल्ड कप जीता था, अगला वर्ल्ड कप उन्होंने 2011 में जीता और अब 2023 चल रहा है। और ये तमाम तर अगर वर्ल्ड कप्स के एरास देखिए तो इन बिटवीन जहां पे भी ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में जहां पे वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया की टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर होगी। ठीक है, ये सिर्फ इंडिया में इस वजह से परफॉर्म करते हैं कि पिचेस इनकी जो है मतलब की होती हैं, वेदर कंडीशंस इनकी मतलब की होती हैं, डीआरएस इनका मतलब का होता है, ब्रॉडकास्टर इनका अपना होता है, स्टार जो स्पोर्ट्स है वो इनका अपना ब्रॉडकास्टर है। वो जब चाहेंगे बॉल को विकेट के साथ हिट कर देंगे, जब चाहेंगे वो बॉल को विकेट से दूर कर देंगे। इसी तरह से बहुत सारे और मामलात हैं जो कि इंडिया के अपने हाथ में, और इसी वजह से वो टॉप फेवरेट नजर आ रहा है। लेकिन जो उनके बॉलर आउट क्लास कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इतना आउट क्लास सिर्फ एक टीम के बॉलर्स नहीं
कर सकते कि पूरी की पूरी दुनिया की बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, लेकिन इंडियन बॉलर जो है वसीम एंड वकार बने हुए। देयर इज समथिंग जो कि मेरे प्रोग्राम में तो डिस्कस हुआ, उसमें पूरे इंडिया में भी डिस्कस हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान के जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर है, जिस तरह आपने हारून रशीद साहब का नाम लिया, वो भी डिस्कस करना स्टार्ट हो चुके हैं। और इस तरह के लोग जब डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली जो है इसके ऊपर जो है कुछ रद्द अमल भी आएगा, और उसके बाद इंडिया जो फिशी चीजें कर रहा है उसके ऊपर वो सोचेगा जरूर। अच्छा, लेकिन ये जो पिचेस है ना हसनैन, ये सब कॉन्टिनेंट के पिचेस हैं, इस पे हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो बॉलिंग अटैक है, हमारे बैटर्स जो हैं वो परफॉर्म ना कर पाए, क्योंकि वहां की वेदर कंडीशंस देखें, हम पाकिस्तान की वेदर कंडीशंस देखें, दे आर ट्रूली सेम। मतलब हम लोग वहां पर अभी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत ठंड पड़ रही है या हम किसी और वेदर कंडीशंस में रह रहे हैं या हम किसी और आइलैंड पर रह रहे हैं। दोनों मुल्क के बॉर्डर्स एक साथ जुड़ते हैं, दोनों के रहन सहन एक जैसे हैं, कल्चरल मिलते हैं, बहुत सारी चीजें एक जैसी मिल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, वहां की पिचेस ऐसी हैं, वहां का एडवांटेज उन्हें इस तरह का है, बाउंड्रीज वो खेलते रहते हैं। हाँ, इस चीज का एक जरूर दिया जा सकता है कि उन्होंने आईपीएल बहुत खेल रखा है, उन्होंने बाकी क्रिकेट लीग्स बहुत खेल रखी हैं, क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन हाँ, कुछ गलतियां, कुछ कोताहियां हमें खुद भी तो माननी होंगी ना। जी जरा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि कुछ गलतियां हमारी अपनी भी है। अब जैसे इब्रार अहमद को ले लें, जिसका आपने जिक्र पहले किया, हमने जब से थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हमने अभी तक उन्हें इनविटेशन कार्ड नहीं दिया कि आप आके ग्राउंड में परफॉर्म कर लें। जी हाँ, और ऐसे ही है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमें जो है ना पिचेस का फायदा होना चाहिए था, हमें वेदर कंडीशन का फायदा होना चाहिए था। इंडिया ज्यादा दूर नहीं है, वागा से आपके 2 मिनट लगते हैं, लेकिन इस तरह के फायदे जो है हमारी पूरी टीम को नहीं हो रहे। हाँ। और देखिए, जहां तक बॉलिंग का ताल्लुक है ना, बॉलिंग तो चले किसी भी टीम की परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन मुझे जो कंसर्न्स हैं वो अपनी पाकिस्तान टीम के हवाले से कि आपकी जो पाकिस्तान टीम है वो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को भी परफॉर्म करना होगा, और अगर पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो फखर जमान के ऊपर ही रिलाई करेंगे तो पूरा हो जाएगा। हमें बाबर आजम को और जो दूसरे हमारे बैटर्स हैं अब्दुल्ला शफीक है, इनको भी बड़े बड़े इनिंग्स खेलनी होगी, और इनको भी जो है वो फ्रंट से टीम को लीड करना होगा, और उसी तरह की इनिंग्स खेलनी होगी जिस तरह की फखर जमान खेलते हैं। हमें एक इंपैक्ट इनिंग्स चाहिए हर मैच को जीतने के लिए, और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान के लिए बहुत वाइटल इनिंग्स होनी चाहिए पाकिस्तान के बैटर्स की जानिब से भी। थैंक यू सो मच हसनैन फॉर योर काइंड वर्ड्स, और हैव अ गुड डे। और एक अच्छे एनालिसिस के साथ हसनैन ने अपनी एनालिसिस इनिंग्स जो है वो तमाम की है, और लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें अगर अपना इम्पैक्ट डालना है अपने सामने वाली मुखालिफ टीम पर, तो हमें सिर्फ फखर जमान पर तक क्या नहीं करना, ये हसनैन कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों को अच्छे से अच्छा अगर परफॉर्म करना है तो हमारे दीगर जो बैटर्स हैं, जैसे बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, और इसके अलावा सऊद शकील है, सलमान अली आगा हैं, अगर ये भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं तो इन्हें भी अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना होगा। तो आप जनाब पाकिस्तान के जीतने की दुआ कीजिए और कोशिश कीजिए कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में अबरे करम इतना बरसे कि जैसे पाकिस्तान पर मेहरबान हुआ, इसी तरीके से मेहरबानी कहीं ना कहीं हम उस ग्राउंड में होते होते इनडायरेक्टली पाकिस्तान तक भी पहुंच जाए। एनीवेज, एक छोटी सी ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन, यू वाचिंग न्यू पाकिस्तान। और ब्रेक से जब हम वापस आए हैं तो इंतहाई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। डेफिनेटली एक ऐसा टॉपिक जो कि हर मुसलमान के दिल के बहुत करीब है। मैं बात कर रही हूँ पैलेस्टाइन की, और सिचुएशन ऑन द ग्राउंड इस वक्त यह है कि इसराइली अफवाज की बेरहमाना बमबारी और गोलाबारी का सिलसिला अभी तक थम नहीं सका है। लग ऐसे रहा है कि जैसे सयूनी फौज पागलपन का शिकार है। इसराइली फौज ने गजा में जंगी जराइम की इस वक्त इंतहा कर रखी है, और सह्यूनी अफवाज ने गजा के जबालिया कैंप के इलाके में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल्स पर बम्बारमेंट कर रखी है, और इसमें अब तक दर्जनों अफराद शहीद और कई न जाने जख्मी हो चुके हैं। इस वक्त सिचुएशन ये भी है कि गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद तकरीबन 9,500 हो गई है। कोई छोटा फिगर नहीं है। इसराइली तैयारों की गजा के अस्पतालों, रिहायशी इमारतों, बेकरीज, वहां पर कब्रिस्तान, इन सब पर हमले किए जा रहे हैं। किसी भी
भी एक शय को नहीं छोड़ा जा रहा। उधर इसराइल की गजा में जमीनी कार्रवाई की शदीद मज़ाहमत की जा रही है, जबकि अल-क़स्साम ब्रिगेड शदीद मज़ाहमत करती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब मज़ाहमतकारों ने इसराइली टैंकों को तबाह करने की वीडियो भी जारी की है, जिसके विजुअल्स कुछ आप इस वक्त देख भी रहे हैं। बहरहाल हमास के सरबरा इस्माइल हानिया ने इसराइली सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी से मुलाकात की है, जिसमें गजा की सूरत हाल पर उन्होंने तफसीली बातचीत की है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि उर्दन में अरब रहनुमाओं की गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने भी शिरकत की है। इसके विजुअल्स भी आप इस वक्त हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहरहाल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने गजा में जंग बंदी का मुतालबा रद्द कर दिया है और अरब रहनुमाओं ने इंसानी अलमियों को रोकने के लिए फौरी तौर पर मुकम्मल सीज फायर का मुतालबा भी किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मगरबी किनारे पर फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात हुई है और महमूद अब्बास ने इस मुलाकात में जंग बंदी पर जोर दिया है, जबकि दूसरी तरफ एक जो पाकिस्तान की तरफ से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिली वो ये कि जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान से अमन मिशन और गजा की तबाहाल आबादी की मदद के लिए कतर रवाना हुए हैं। और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब कतर पहुंचने पर उन्होंने फ़लस्तीन की में होने वाले जो वाक़यात हैं, जो ये जंग बंदी की सूरत हाल है, जंग का मामला है, उस पर न सिर्फ मज़ाहमत का रवैया अपनाया बल्कि तहरीके हमास के रहनुमा मज़ाहमती तहरीके हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया से मुलाकात की है और अब गालिबन वो जल्द ही वतन वापस पहुंचने वाले हैं। वी जस्ट होप कि वो बखैर आफियत पाकिस्तान वापस पहुंचे। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन करें फॉर्मर एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वाला ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं वहाँ पर गजा में, वो यकीनन दिन ब दिन बहुत भयंकर होती जा रही है, मामलात हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। गोल मेज कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसपे हमने देखा कि अमेरिका ने अरब ममालिक का जो सीज फायर का मुतालबा है उसे रद्द कर दिया है और इसके बावजूद अमेरिका जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस होलनाक जंग की जो है वो उसे इंडोर्स करता हुआ नजर आ रहा है, बजाय इसके कि इन तमाम मामलात को वो जो है उसकी तरफ लेकर जाए कि इसके ऊपर जंग बंदी होनी चाहिए या मुज़ाकरात की तरफ बात बढ़े या कुछ और मामला हो। इस सब सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि इस वक्त इंसानी हुकूक की किस किस्म की खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। हाँ, मिसाल ले लेते हैं ना, देखें इंसानी हुकूक रशिया के लिए कुछ और, इजराइल के लिए कुछ और। रशिया जब बमबारी करता है यूक्रेन पर तो चीख पड़ते हैं कि ये तो इंसानी हकूक और वार क्राइम हो रहा है, और जब इजराइल फलस्तीन पे करते हैं और रशिया और यूक्रेन का तो फिर भी कोई थोड़ा बहुत मुकाबला है। यूक्रेन के पास भी टैंक है, जहाज भी है, यूक्रेन के पास फौज भी है, यूक्रेन के पास, और यूक्रेन के पास गोला बारूद भी है जो कि बहुत ज्यादा दिया हुआ है अमेरिका और उनके एलाइज ने, और रशिया के पास चले थोड़ी बहुत बराबर की टक्कर है। यहाँ तो एक हमास ग्रोह है, एक ग्रोह है जिसके पास ना टैंक है, ना जहाज है, ना पानी के जहाज हैं, और दूसरी तरफ 400 टैंक उसके सामने लगा दिए हैं। दूसरी तरफ इजराइल के पास 2000 हवाई जहाज हैं, और उस पे सोने पे सुहागा ये कि अमेरिका ने अपनी बैरी बेड़े खड़े कर दिए हैं, और अब फिजाओं से, जमीनों से, समुद्रों से आग और बारूद की बरसात करके गाजा की एक छोटी सी 11 मील की पट्टी जो नार्दर्न गाजा है उसको तो उन्होंने खंडरात बना दिया है। मोहनजोदारो जैसे खंडरात वहां नजर देखने को मिल रहे हैं आप। तो ये अब सवाल तो ये पैदा होता है कि यहाँ इंटरनेशनल कानून का इतलाक तो नहीं है। वो कहते हैं यूक्रेन पे करो, अफगानिस्तान पे इंटरनेशनल कानून का इतलाक करो, पाकिस्तान पे करो, कश्मीर पर करो, कश्मीर पर ना करो क्योंकि उनके मफाद में नहीं है, और वहां आप फलस्तीन पे न करो। एक इंटरनेशनल कानून की पासदारी बड़ी सच्चाई से हुई है फलस्तीन में, और वो है 181 सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन जो 1947 में पास किया, जिसकी बुनियाद पर इजराइल बना। उसके बाद 1967 में जंग के बाद एक रेजोल्यूशन पास हुआ और बहुत अच्छा पास हुआ 242, जिसके तहत कहा गया इजरायलीज को कि तुमने जो जमीन कब्जा की 6 दिनों की जंग में 67 की, वो जमीन वापस करो। और उसके बाद नहीं हुआ अभी तक।
उसके बाद एक और रेजोल्यूशन बड़ा बेहतरीन पास हुआ 2002 में, जिसमें 1397 उसका रेजोल्यूशन नंबर है। उसमें कहा जी टू स्टेट थ्योरी है, आप अपने स्टेट में रहो और फलस्तीनियों को अपने स्टेट में चैन से रहने दो। उसके बाद उसका रोड मैप भी दिया सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1515 में, लेकिन उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। उसके बाद 2334 रेजोल्यूशन है जिसके तहत कहा गया इजराइल को कि सेटलमेंट मत करो, सेटलमेंट करोगे वार क्राइम है, और वार क्राइम का आर्टिकल 8 लग जाएगा तुम पर। अगर अभी आर्टिकल 8 लग जाएगा और ये वार क्राइम होगा, उसकी भी धज्जियां उड़ा दी गई। तो हम किस इंटरनेशनल कानून आपने पुतिन की जो है रेड वारंट निकाल दी है कि जी वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कि जी वो तो वार क्राइम कमिट कर रहा है। डॉक्टर साहब, क्या ये हमारे जो बैनुल-अक़वामी कवानीन है ये इंसानी जिंदगियों से बहुत ज्यादा बढ़कर हैं? क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर वहां पर सैकड़ों लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, उसमें नहीं देखा जा रहा खवातीन है, नहीं देखा जा रहा छोटे छोटे से बच्चे हैं, मतलब लाशें हम बेतहाशा देख रहे हैं। और उस पर ये भी देखिए कि मगरबी ममालिक जो हैं वो भी प्रोटेस्ट करते हुए हमें नजर आ रहे हैं कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी जो हो रही है उसको रोका जाए। क्या इसका भी प्रेशर नहीं लिया जा रहा है? इन चीजों की कोई वक़्त नहीं इस प्रोटेस्ट की भी? देखें, ये सारा मामला ये हो गया है और इसमें कोई कौमियत कोई मजहब वाली बात नहीं। आपने खुद बताया कि जो लोग निकल रहे हैं वेस्ट में, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ये उन्हीं ममालिक में रहने वाले लोग जी, उसमें यहूदी भी हैं और वो कहते हैं हमारे नाम पर कत्ल व गारतगरी मत करो। उसमें ईसाई भी हैं, उसमें सारे मजहब के लोग हैं। लेकिन क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? क्योंकि हुक्मरानों के इंटरेस्ट कुछ और अवाम के इंटरेस्ट कुछ और। आप देखेंगी, आपके प्रोग्राम का रिकॉर्ड आप चलाएंगी बाद में, अब इस पे ऐसा प्रेशर पड़ेगा कि बाइडन को इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से मूव पड़ी है, इसी तरीके से वेस्टर्न कंट्री के कुछ लोगों को अब से रिजाइन करना शुरू कर दिया है कुछ उनके ओहदेदारों ने, कि हम इस इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ते हुए नहीं देख सकते। और आप देखेंगे कि अवाम के प्रेशर से वहां के सरबराहान भी रिजाइन करना शुरू कर देंगे। ये तो प्रेशर पड़ेगा, लेकिन उस वक्त तक जो इंसानियत यहाँ बिलक रही है, जो 1,500 उसके जिम्मेदारी कौन लेगा? मलबे तले दबे भी हैं। लेकिन इससे खौफनाक एक मंजरनामा सामने आ रहा है कि ब्लिंकन ने कहा जॉर्डन में, जो आप जिस मीटिंग का जिक्र कर रही हैं, उन्होंने कहा कि इस्राइल को ये सीज फायर अगर आपने कर दिया तो हमास दोबारा अटैक करेगा, लिहाजा हमास जब तक उसको हम नहीं खत्म करते हैं उस वक्त तक सीज फायर नहीं होगा। और इजराइल को राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, तो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस इजराइल का जो है उसकी वजह से 10,000 आदमियों को शहीद किया गया है, 10,000 लोगों को जो है जान ली गई है। और उसके साथ अभी बात इधर खत्म नहीं हो रही है। 10 सफ़ों का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हुआ है इजराइल का, जिसके तहत उन्होंने मंसूबा ये बनाया है कि गाजा का मलियामेट इस तरह कर दो कि यहाँ रहने के काबिल ना रहे, इनको धकेलो सिनाई में धकेलो, और ये सिनाई में चले जाएंगे इजिप्ट के एरिए में, और वहां इनको हम इमदाद देके इनके घर बना देंगे, इनको वापस मत आने दो। जिस तरह 1948 में हुआ, जिस तरह 67 में हुआ, जितनी जमीनें हुई कब्जा हुई, ये महसूस ये हो रहा है। हमें अकल के नाखून लेने चाहिए। एक मंसूबा है, इस मंसूबे के तहत काम हो रहा है, उसी में जितनी जाने। ये तो आपने हमें बहुत अंदर की खबर बताई है, और डेफिनेटली ये आपने कहा ना कि आपका हमें क्लिप रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा आने वाले दिनों में। लेकिन इसके बावजूद हम पाकिस्तानी जहां पर मगरबी ममालिक अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हम भी तो मुस्लिम उम्मा में ही शुमार होते हैं ना। हमारी स्टैंडिंग क्या होनी चाहिए? क्या हम कहीं पर लैग कर रहे हैं? हम उस तरीके से प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड नहीं करवा पा रहे? या अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी हाल ही में कल JOI के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब कतर रवाना हुए हैं और गजा के मामले पर उन्होंने मुलाकातें की हैं। उनकी ये जो रवानगी है ये आपको कोई गैर मामूली वाक़या लग रही है? हमास के रहनुमाओं से उनका मुलाकात करना, फिर तुर्किया जाना, इसको टाइमिंग को आप कैसे देख रहे हैं कि मौलाना साहब किसी पाकिस्तानी सरबराह की हैसियत से नहीं बल्कि वहां पर जा रहे हैं जाती हैसियत में? जी, उनका निजी दौरा है, वो सरबराह हैं अपने पार्टी के, वो अपने पार्टी का मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं और पाकिस्तानियों की भी बात कर रहे हैं। वो तो उनकी एक जो बात वो कर रहे हैं, यानी कि एक सिंबॉलिक उनकी एक जो उनकी सपोर्ट के लिए जो गए हैं, वो कोई हर्ज नहीं, अच्छी बात है वो। और वो चाहते हैं कि हुकूमत का जो भी मतबा नज़र हो और जो भी उनकी वजूहात हो, लेकिन
अवाम की वो एक नुमाइंदगी जिस सेक्शन को, जिस फिरके को वो करते हैं या अवाम को, उसकी नुमाइंदगी करते हुए अवाम की दिल की आवाज वहां पहुंचाएं, जो कि अच्छी बात है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और उसका जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और न्यू पाकिस्तान में एक और अच्छे से टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं। और ये इसलिए भी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आप सबके दिलों के करीब इस लिहाज से, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात हों, एक नई और स्ट्रांग गवर्नमेंट बने, मुल्क में पॉजिटिव हमें बिजनेस पॉलिसीज नजर आए, जिसके बाद हम देखें कि मैशत का पहिया बेहतरी की जानिब गामजन होता हुआ हमें नजर आए। ऐसे में अदालत उज़्मा की तरफ से एक नई स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत का तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि विफाकी और सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाएं कि मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात का अमल 8 फरवरी को बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हो जाए और कोई इदारा दूसरे की आईनी हुदूद में मुदाखलत नहीं करेगा। अगर ऐसा करेगा तो डेफिनेटली इसके दूरस्थ नताइज हमें भुगतना पड़ेगा। इस फैसले में यह भी कहा गया है कि सदर और इलेक्शन कमीशन का तनाजा गैर जरूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। इसमें अब कोई शक भी नहीं है कि इंतखाबात के बारे में जितनी गलतफहमी पाई जा रही थी उसका खात्मा बिलाशुबा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। और मुअज़्ज़ज़ अदालत ने मीडिया को इस सिलसिले में किसी भी गलतफहमी फैलाने से बाज रहने का कहा है। वैसे ये मुझे खुद भी काजी फैज़ ईसा साहब की जो स्टेटमेंट थी ना, बड़ी हिट की थी, बहुत अच्छा किया उन्होंने कि जो अगर मगर की गुंजाइश है वो खत्म हो जानी चाहिए। इन दोनों में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब को गिरफ्तार किया गया इन दिनों के अंदर, हमने देखा विद इन फ्यू डेज, और अब जुडिशियल रिमांड पर उन्हें जेल भेजा गया है। दूसरी तरफ साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि इसहाक डार ने एक प्राइवेट टीवी चैनल को इंटरव्यू जब दिया तो उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अपने ओहदे पर रहने के लायक नहीं है, लिहाजा वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो थमाएं और जाएं। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 2 मरतबा आइन चुकने के मुर्तकिब करार दिए जाने के बाद सदर आरिफ अलवी को इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्ताफी हो जाना चाहिए, इस बात का भी इजहार किया। कराची में जलसे से खिताब करते हुए कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ही कहते हैं कि हुक्मरानों ऐवान खाली करो, मुल्क के वारिस मुल्क को संभालने आ रहे हैं। कराची का ये हाल करने वालों का दिमाग ठीक ना किया गया तो कुछ ठीक नहीं होगा। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं एनालिस्ट आमिर राना इलियास साहब। आमिर इलियास राना साहब माजरत के साथ आमिर साहब एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। और मुल्क की हालात आपको कैसे लग रहे हैं ये भी आप मुझे बताइए। दो यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस, सीनियर पॉलिटिशियंस, वो इस वक्त जेल में हैं और फवाद चौधरी साहब के हवाले से तो अभी ये भी हमें मालूम नहीं पड़ रहा कि एक्चुअली केस क्या है। ऐसे में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया जाना, हाउ डू यू सी दिस ओवरऑल? मुझे तो बिल्कुल पता है कि क्या केस है। वो अपनी पार्टी छोड़ के उन्हें दूसरी पार्टी में जाना था, वो वहाँ रिलक्टेंट थे जाने से और वो कह रहे थे मैं आजाद लड़ूंगा इलेक्शन, तो फिर लड़ लें इलेक्शन। हाँ। उन्होंने बता दिया कि आप लड़िए। जब आप गिर चुके हैं तो फिर आपको संभलने के लिए उन्हीं का सहारा चाहिए जिनके सहारे आप पहले आए थे, तो या फिर आप खड़े रहते। ये मैं सिर्फ फवाद चौधरी की बात नहीं कर रहा, ये आप जिस भी पॉलिटिशियन को जो PTI का है जी जी, क्यों वो इतने फटाफट गिर जाते हैं। PMLN वालों ने 2-2 साल सजाएं भुगती हैं, जानतों पे 2.5 साल बाद आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से। अगर वो नहीं डगमगाए तो ये PTI को क्या मसला था? ये जो पाकिस्तान को नया पाकिस्तान देने आए थे, ये इस किस्म का देने आए थे कि जब अल्लाह ताला बचाए किसी को भी बुरे हालात से, लेकिन सियासतदान का काम है ना कि फिर वो डट के खड़ा हो। जब वो कहता है कि आज़ादी दोगे आज़ादी लोगे, वो शेख साहब कहते थे छीन के लेंगे आज़ादी और गिराओ जलाओ सारे के सारे, वो कहाँ गए? ये दावे थे सिर्फ, ये लोगों के बच्चों को खराब करने के दावे थे। सियासतदानों को अपने नजरिए पे कायम रहना चाहिए ना, वो बच्चों को तो फंसवा दिया और खुद फटाफट जमानतों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और इंटरव्यूज में आ गए। लिहाजा क्या एतबार किया जाए इन लोगों का, किस लिए बात की जाए? अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो इन गिरफ्तारियों को आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत दी, दूसरी तरफ हमने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा। और फिर निगरान वज़ीर आज़म ने भी ये कहा है कि किसी जमात पर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। आपको लग रहा है कि जैसा कहा जा रहा है हूबहू वैसा ही होगा या बॉम्बलेस के बरक्स कुछ और होगा?
तीनों सवाल पीटीआई से मुताल्लिक हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड जब हम शेड्यूल देंगे फिर हम बात करेंगे। हाई कोर्ट का ऑर्डर हो गया ऑर्डर अमल करा लें। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था 90 दिन में इलेक्शन कराने का, हो गए। जब आपने 9 मई कर लिया तो अब आप जो मर्जी करें, आपको माफी मांगनी होगी, आपको स्टेट के सामने आना पड़ेगा कि हमने ये बगावत की कोशिश की थी। आप नहीं मानेंगे तो फिर आपकी भी कोई नहीं मानेगा, फिर आप रास्ता ले लें। आप रास्ता सियासत का नहीं लेना चाह रहे, आप मज़ाहिमत का लेना चाह रहे हैं तो फिर मज़ाहिमत करके दिखाइए। फिर आप मज़ाहिमत से भी भागते हैं, फिर आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाते हैं कि माफ़ी दिला दें। तो भाई वो इस्टेब्लिशमेंट तो बड़ी क्लियर है कि आपने उनके खिलाफ, स्टेट के खिलाफ बगावत की थी 9 मई को, तो अब आपको उसका जवाब देना है। उनके केसेस मौजूद हैं और जो लीडरशिप इस किस्म का काम कर रही है तो फिर उन्हीं का काम है कि फिर वो दोबारा अदालतों में जाएं, सहबारा जाएं, क्योंकि जाना तो अदालतों में ही है ना, फिर भागे नहीं। और जिन लोगों से बातचीत करनी है उनसे बामकसद बात करें, और जिन सियासतदानों से आप हेल्प चाहते हैं कि जिन पे आपने जुल्म के पहाड़ तोड़े थे सियासी इंतकाम में, यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, एस्टेब्लिशमेंट को जवाबदेही करनी है, और उन्होंने वाकई उन सियासी रहनुमाओं को भी जवाबदेही करनी है कि जिनके साथ उन्होंने अपनी हुकूमत में इंतकामी रवैया अपनाए रखा। लेकिन ऐसे में मुझे ये समझ नहीं आ रही कि केयर टेकर गवर्नमेंट और ये जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, ये इस किस्म की स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं कि बल्ले का निशान होगा, ये होगा, वो होगा। आपको नहीं लगता कि वो अपनी तरह से सफाइयां पेश कर रहे हैं? मुझे बताएं कि इनमें से आज खुद बयान किसने दिया है? सर आप तो दफ्तर से ही रहे हैं ना? नहीं, जहां मेरे और आप जैसे साफी मौजूद होते हैं, जो बात करते हैं वहां जाके वो सवाल पूछते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐवान सदर से वापस आए थे जी, और पूरी इलेक्शन कमीशन की बीट कवर करने वालों के दरमियान में ये सवाल हुआ था, उन्होंने जवाब दे दिया। आज के हालात में बल्ले का निशान मौजूद है तो वो कैसे कहेंगे कि नहीं होगा? काकड़ साहब को हर इंटरव्यू में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल होता है बल्ला होगा, वो कहते हैं जी क्यों नहीं होगा। जिनको कानून का सामना करना है वो करेंगे, और जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो लड़े। आप कैसे कह सकते हैं एक सियासी जमात को जब तक बैन नहीं किया जाता, और बैन करेगी सुप्रीम कोर्ट, आप बल्ले का निशान नहीं ले सकते उससे। आप अदरवाइज नहीं कर सकते। किसी सियासी लीडर पे पाबंदी लग सकती है। इमरान खान इस वक्त 5 साल के लिए नाअहल हैं, नवाज शरीफ की नाअहली खत्म है, लेकिन जिस केस 2 केसेस में उनकी सजा मौजूद है, वहां 7-7 साल 10-10 साल की नाअहली भी है। तो वो केस जब तक वो वहां से बरी नहीं हो जाते, वो भी तलवार लटकी हुई है। खान साहब इस केस में उनकी लगी हुई है हाई कोर्ट में, वो जो अपील लगी हुई है उसके लिए, केस के लिए, वो सुन लें। सुप्रीम कोर्ट में वो चले गए हैं कि जी ऑर्डर खत्म किए जाए उनके लिए। तो ये बैटल तो अभी जारी है। और लेकिन जिन इदारों के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ये कहें कि जी ये नहीं लड़ सकता, वो ये कह ही नहीं सकते कि वो नहीं लड़ने देंगे। वो यही कहेंगे कि बल्ले का निशान भी मौजूद होगा, लोगों को इलेक्शन भी लड़ना है। आपने अभी अपनी गुफ्तगू में जैसे कहा ना, बड़ा अच्छा इशारा आपने उस तरफ दिया कि खान साहब की भी दरखास्तें लगी हैं, अपीलें लगी हैं, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही। एक तरफ हम खान साहब की केसेस को देख रहे हैं कि जिनको सुना तक नहीं जा रहा, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म जनाब मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ चुके हैं, और जिस किस्म का रवैया, जिस किस्म का प्रोटोकॉल हम उनके साथ देख रहे हैं, फिर अरबों खरबों रुपया लगाकर जो हम इलेक्शंस करवाएंगे, आपको नहीं लगता कि उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है? हमारे नौजवान नस्ल उस चीज को एक अलग तरीके से देख रही है, पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो हर मुल्क के आम इंतखाबात की तरफ होती हैं। अगर मैं आपके सवाल को कहूं कि आपने अपने वर्ड्स मेरी तरफ से कह दी हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है उनकी अपीलें अदालत में लग गई हैं, उनकी मेन केस लग गया। नवाज शरीफ की जमानत 2 महीने 17 दिन बाद हुई थी एवन फील्ड केस में, जिसमें कैप्टन सफदर की 1 साल सजा थी, उनको भी 2 महीने 17 दिन बाद, और खान साहब को 26वें दिन जमानत मिल गई थी। आपको पता है तोशाखाना में कैसे सुनवाई नहीं हो रही? इनके लिए तो जजेस बैठते थे लाइन में, रात को बैठते थे, 2-2 दर्जन केसेस में जमानतें देते थे। इससे ज्यादा सुनवाई किसको कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में उनकी दरखास्त का नंबर लग गया जो उन्होंने अपनी जमानत की भेजी है। और कैसे कहते हैं आप? हाथ बांध के जज खड़े हो जाए। पहले तो खड़े रहे थे कि जनाब तशरीफ लाएं, हम बैठे हैं। वो हाईकोर्ट के बाहर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 4 घंटे बाहर नारे सुनते रहे, अपनी गाड़ी में बैठ के मुस्कुराते रहे, मीडिया दिखाता रहा। तो ये तो नहीं ना हो रहा, ये तो 9 मई हो चुका है ना। अब आपको इसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी हाई कोर्ट में भी अपील लग गई है और सुप्रीम कोर्ट में नंबर लग गया, और आज एक और नई दरखास्त उनके लोग देने जा रहे हैं कि जेल में ट्रायल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अभी थोड़ी देर में आमिद खान जमा कराने जा रहे हैं। तो कौन सा रास्ता है जो बंद किया है? हाँ, पॉलिटिकली उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना कि वो रियासत के साथ लड़ाई करेंगे, मुजाहिमत करेंगे। जैसे उन्होंने हाई कोर्ट में कहा था कि अगर मुझे कमांडोज पकड़ेंगे तो मेरे लोग कंटोनमेंट्स में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो बस वो लोग भी जाएं और ये भी जाएं और जाने ये जाने।
जाने और वो जाने कंटोनमेंट वाले, केस तो अब वहीं पे है ना उनका। अब बेशक वो हो गया कि फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल ना हो, लेकिन उसकी अपील भी जा रही है और वहां तो सजाएं कम है, और अगर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में केस चले तो यहाँ सजाएं बहुत ज्यादा उनके। चले आमिर साहब, आपने जैसे कहा ना कि ऐसे नहीं हो सकता कि जजेस साहिबान जो है वो हाथ बांध के खड़े हो जाए, लेकिन मैंने यहाँ तो ब्यूरोक्रेट्स को भी साबिक वज़ीर आज़म के सामने हाथ बांध कर खड़ा होते हुए देखा। बट एनीवेज आगे चलते हैं, जरा मुझे ये भी बता दीजिए अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कि सुप्रीम कोर्ट ने सदर को आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार तो दिया है। अब ये हरगिज मामूली तो बात नहीं है। बहरहाल इसहाक डार साहब ने भी मुतालबा किया है कि सदर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सदर को किस बात ने आइन शिकनी के हवाले से मजबूर कर रखा है? आप इस मैटर को किस तरह से देख रहे हैं कि सदर का मुस्ताफी हो जाना मामलात को आसान कर देगा? वो ब्यूरोक्रेट जिन्होंने सलूट किया, उन्होंने साबिक वजीर आजम को सलूट किया जो जमानत पे मौजूद थे जब लाहौर एयरपोर्ट पे वो उतरे हैं। तो इस पे कोई अचंभे की बात नहीं है। इमरान खान को पीएफ के जो ऑफिसर्स हैं, जहाँ पे ये ऑर्डर था कि वो जब साबिक वजीर आजम हो चुके थे वो उतरेंगे तो उन्हें जो वहाँ का इंचार्ज होगा वो वसूल करेगा। तो सलूट तो होता है ना, शेक हैंड होता है ना। तो ये क्या नई बात है? ये खान साहब की रिवायत थी कि कोई बंदा हाथ ना मिलाए, कोई मिले नहीं। वो मेरे और आपके रवैये में नहीं होनी चाहिए कि सिविल ब्यूरोक्रेट्स अगर सलूट कर रहे हैं। एक सीसीपीओ लाहौर गया हुआ है, साबिक वजीर आजम को साथ है उनके शहबाज शरीफ, एक साबिक वजीर आजम लैंड कर रहा है जिसे कानून ने जमानत दी हुई है। तो क्या मजाक है? वो हथकड़ी बंदे आए थे कि उनको सलूट हो रहे थे और आप और मैं हैरान हो जाए। सदर मुमलिकत की आइन शिकनी नहीं, मुजरिम की जमानत हुई है और जब केस का फैसला होगा फिर आप और हम मुजरिम कहेंगे और कर लेंगे। उनकी जमानतें मौजूद हैं, इस वक्त भी फील्ड में मौजूद हैं। जिस दिन वो इस्लामाबाद लाहौर एयरपोर्ट पे उतरे थे वो जमानत पे थे, चाहे वो राजदारी जमानत थी, वो साबिक वजीर आजम थे। आपको पता है इमरान खान साहब जो काफिला लेके चलते थे, सरकारी गाड़ियां कितनी होती थी कि साबिक वजीर आजम को प्रोटोकॉल दें। एक वजीर आजम से ज्यादा प्रोटोकॉल लेके वो चलते थे, जैमर उनके साथ सरकारी होते थे, वो घर से तो नहीं लेके आते थे। ये हमारे जहनों में क्यों ऐसे रवैये हैं कि अगर एक शख्स को साबिक वजीर आजम के तौर पर फुल ट्रीटमेंट मिले और दूसरे को सिर्फ सलूट पड़ जाए तो मेरा और आपका सवाल हो जाए? नहीं होना चाहिए। हाँ, सदर मुमलिकत के ऊपर बिल्कुल क्वेश्चन आएगा कि उन्होंने आइन शिकनी की। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने लिख का फैसला आइन शिकनी का आया था, वो उस वक्त की पार्लियामेंट ने नहीं किया कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 का ट्रायल करते कि शायद उनके जहन में ये मौजूद था कि सदर मुमलिकत जब तक अपने मनसब पे मौजूद है 248 आर्टिकल के तहत उनको इस्तिस्ना हासिल है जी। और अब जो सुप्रीम कोर्ट का दोबारा फैसला आया, रिटर्न आया और उसमें तशरीह की गई सदर मुमलिकत के किरदार पे, तो इस ऐसे में इखलाकी तौर पर सदर मुमलिकत के ऊपर फर्ज हो जाता है कि वो अपने बारे में गौर करें कि जब वो पहले कहते हैं कि मुझे आया केस काजी फायद ईसा का मैंने भेज दिया। सर, अगर इखलाकियात पे लोग मुस्ताफी होना शुरू हो गए तो मुझे लगता है हमारे यहाँ निगरान काबीना भी नहीं बचेगी। मुझे बात पूरी कर लेने दे। जो आपका सवाल है निगरान पे भी आ जाएंगे। और जब उनसे दोबारा सवाल हुआ साइफर पे, अभी ये सॉरी काजी फायद ईसा से के केस के ऊपर, तो उन्होंने कहा नहीं देखें वो ऐसा था, मुझे भेजा था गवर्नमेंट ने। और वो रेफरेंस भी काजी फायद ईसा के पास फौरन भेज देते हैं। सदर मुमलिकत हर जगह पे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। वो सदर मुमलिकत के मनसब पे बैठ के एक पार्टी के लॉयल वर्कर हैं। अब वो पार्टी भी उनसे नाराज है। उनका ख्याल था कि तारीख सदर साहब को पहले दे देनी चाहिए थी। जिस तरह वो पहले गवर्नर नहीं लगने दे रहे थे, वो असम्बली का, कौमी असम्बली का, सेनेट का इजलास नहीं बुलाते थे, मुश्तरका इजलास में रुकावट डालते थे, तो उन्होंने 16 महीने तकरीबन एक दफ़ा या 2 दफ़ा मुलतवी करके मुसलसल मुश्तरका इजलास को एडजर्न करके रखा, इल्तवा में रखा कि सदर साहब वक्त पे फिर नहीं करेंगे। जब इन्हें जिन बिल्स को सदर मंजूर नहीं करेंगे उनको पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराया जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने अपने एक सियासी वर्कर होने का सदर के मनसब से ज्यादा लिहाज किया है। ठीक, अच्छा आमिर साहब, एक और जवाब मैं आपसे जानना चाह रही हूँ पर्सनली उन बेसिस पे कि जैसे आप सहाफ़ी, आप भी अपना तज्ज़िया दे रहे हैं, मैं भी आपसे बातचीत कर रही हूँ। एक स्टेटमेंट जिसकी मैं सच में मैं उस चीज़ को बड़ा पसंद कर रही हूँ, जो कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की जानिब से सामने, उन्होंने कहा कि आप किसी को आम इंतखाबात के इनेकाद होने पर शुकूक व शबात नहीं रहने चाहिए, और अगर किसी सहाफ़ी को ये लगता है कि इंतखाबात नहीं हो सकते या नहीं होंगे या ऐसा होगा वैसा होगा, तो इस बात का इज़हार वो जाके अपनी या तो वाइफ से कर ले या फिर घर में बैठ के कर ले, या टीवी टॉक शोज में बैठ के इस पर ना इफ एंड बट्स करने की जरूरत नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबल सहाफी के हैसियत से आप इस स्टेटमेंट को किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं? मेरे से पहले कुछ लोगों ने उसी दिन स्टेटमेंट के ऊपर ट्वीट्स किए जी और गुफ्तगू की, प्रोग्रामों में की, दावे किए हम पे तौहीन अदालत लगा दें। अगले दिन चीफ जस्टिस ने एक रिटन फैसला जो जारी किया उसके अंदर उसकी वजाहत मौजूद थी, आर्टिकल 19A मौजूद था। अब आप बताएं, हम और आप अगर बैठ के फेक न्यूज यहाँ पे चलाएं तो आपके ख्याल में बहुत अच्छा होगा? मेरे पास अगर सबूत मौजूद है कि इलेक्शन रोकने के लिए काम हो रहा है तो मैं आ जाऊंगा, मैं कहूंगा जी रोक रहा है,
चीफ साहब आप देख लें, हम आप ही को बता रहे हैं अपने प्रोग्राम में बैठ के, और ये चीजें हो रही हैं। अगर मेरे पास नहीं है तो मुझे फिर महज इस बात पे कि जी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लिहाजा उनका तमस्खुर बनाना बड़ा जरूरी है, मैं तो नहीं इस बात का कायल। मेरे पास खबर होगी तो मैं जरूर दूंगा, मेरा काम ही खबर देना, मैं उसे नहीं रोकूंगा, किसी के कहने पर भी नहीं रोकूंगा। हाँ, मेरा कोई मुकाबला नहीं है कि अपनी सुप्रीम कोर्ट से, अपने चीफ जस्टिस से लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ। मुझे जब ये लगेगा कि मेरी आज़ादी इजहार पे पाबंदी है और मेरी आज़ादी इजहार है जहाँ पे, वो मैं जरूर इजहार करता हूँ, करता रहूंगा, उसमें हमें कोई मजायका नहीं है। लेकिन हमारी किसी से भी लड़ाई नहीं है। हमें अपनी, अगर मेरे पास खबर आ जाए तो मैं क्यों नहीं कहूंगा कि जी मुझे तो नजर नहीं आ रहे इलेक्शन, मुझे तो अब इलेक्शन नजर आ रहे हैं, बल्कि हर गुजरता हुआ दिन आपको और हमें इलेक्शन के करीब ले जाएगा। फिर जिनके जहन में कोई ये आइडिया होगा, फंसेंगे वो, मुश्किल में वो आएंगे कि अब कैसे रोकें। तो मतलब हम ये फिर तैयारी कर लें कि बाकी तमाम सियासी जमातें जो हैं वो भी इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ अमल हमें दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया आपका राणा साहब अपना वक्त देने के लिए, एंड हैव अ वेरी गुड अहेड। जनाब आप लोग भी इलेक्शंस की तैयारी करके रखें। बहरहाल आपने जिस भी पार्टी को वोट देना है, वोट देना आपका जो है वो हक है, और अपने वोट का जो इस्तेमाल है वो आपने बड़े बेहतरीन तरीके से करना है, क्योंकि आपने 5 साल के लिए अपने नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करना है, इलेक्ट करना है। ठीक है, तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान वंस अगेन। जनाब, और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से, और बड़ा इंकरेज मैं आपको करके गई थी कि जनाब आपने अपने वोट का सही इंतखाब करना है, फिर चाहे आप जिस मर्जी पार्टी को दें। हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद थे आमिर इलियास राणा साहब, और उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग हमें चीज़ें जो थी उनकी तरफ इशारा देते हुए बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हमें तफसील से गाइड भी किया। लेकिन जब तक किसी पाकिस्तान की सियासी जमात कि सीनियर लीडरशिप हमारे साथ कॉल पर या फिर वीडियो मैसेज के थ्रू हमारे साथ कॉन्वर्सेशन का हिस्सा ना बने, तो मुझे ऐसा लगता है कि आम इंतखाबात हो या मुल्क का सियासी माहौल, उस पर गुफ्तगू जो है वो थोड़ी सी अधूरी हो जाती है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमारे ये जो आम इंतखाबात हैं ये स्मूथली चले, इसका जो भी हम प्रोसीजर देखें और जल्दी जल्दी अपने शिनाख्ती कार्ड बनवाना शुरू कीजिए। वैसे तो बड़ा एक फेस्टिविटी सी हम लोग देखते हैं कि जब भी पाकिस्तान में आम इंतखाबात करीब आ रहे होते हैं, और ऐसे में जो सियासी जमातें हैं उनके लीडरान तो हमें बड़े पॉजिटिव नज़र आते हैं ही, लेकिन जो कारकुनान हैं उनका जोश व खरोश भी ज़रा दीदनी होता है। हर एक मोहल्ले में, हर एक गली कूचे में गहमा गहमी होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि 5 साल के बाद जाकर जब आपको एक फ्रीडम मिलती है ना ये सोचने की कि हाँ अब मैं अपने लिए अपनी मर्जी का लीडर चुन सकता हूँ, रियासत मुझे ये मेरा हक दे रही है, 5 साल बाद ये आपको आईनी तौर पर हक मिलता है, तो यकीन जानिए वो लोग जो बाशऊर हैं उन्हें ये जो वोटिंग राइट है वो बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है, पार्टी के सीनियर रहनुमा। सर कैसे हैं आप? जी खैरियत से, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कायरा साहब ज़रियाब राजपूत अर्ज कर रही हूँ, फरमाइएगा कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान तो हो गया 8 फरवरी इंशाल्लाह 2024। प्लेइंग लेवल फील्ड आपको लग रहा है कि तमाम पार्टियों के लिए यकसा है या फिर किसी तरफ पलड़ा ज्यादा भारी है? हाँ देखिए, ये सवाल करने की जरूरत पेश नहीं आनी चाहिए अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो। मेरी जमात भी ये शिकवा कर रही है और भी जमातें शिकवा कर रही हैं, और लेवल प्लेइंग फील्ड जिस तरह होनी चाहिए नहीं है। यही हमारी हुकूमती इदारों से, जो इलेक्शन कमीशन है उससे और सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत से है कि हम सबको मिलके, मीडिया को मिलके एक ऐसी एनवायरनमेंट बनानी है जिसमें ये तासर मजबूत हो कि अब इलेक्शन पिछले इलेक्शन की तरह निशानदेही वाला इलेक्शन नहीं होगा, टेंटेड नहीं होगा, इसके ऊपर सवाल नहीं उठेंगे, बल्कि लोगों को इलेक्शन के जरिए अपनी हुकूमत मुंतखब करने का आज़ादाना हक हासिल होगा। ये हम करेंगे तो इलेक्शन के जरिए जो हुकूमतें तश्कील पाएंगी वो अवाम की सही नुमाइंदा हुकूमतें होंगी, इसलिए कि शहरियों को रियासत का हिस्सा बनाने का एक बुनियादी अंसर वोट है।
यानी वोट के जरिए मैं अपनी वो इख्तियार इस्तेमाल करता हूँ, अपना हक शहरी इस्तेमाल करता हूँ कि मैं किस जमात को या किस शख्स को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करता हूँ अगले 5 साल के लिए। तो ये आजादाना माहौल में होना चाहिए। अभी तक वो फिजा बनने में कामयाबी नहीं है, बिल्कुल सवाल खैर साहब, सफोकेशन अभी भी है। सफोकेशन में इशारा इस तरफ कर रही हूँ कि सदर मुमलिकत के इस्तीफे की बाज़गश्त हमें सुनाई दे रही है। सागटार साहब तो बड़ा खुलकर इस पर बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा मुतालबा, कोई ऐसी कोशिश? देखिए, सदर मुमलिकत के कुछ इश्यूज के ऊपर लोगों ने सवाल उठाए हैं। बेहतर होता कि सदर मुमलिकत अपनी पार्टी वाबस्तगियों से बड़े रहते। देखिए, ये किसी शख्स से तवक्को करना है कि वो स्पीकर होके न्यूट्रल हो जाएगा या सदर होके एब्सोल्यूट न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन उनको अपने कंडक्ट में, अपने फैसलों में बहरहाल जमात का ये बोझ उठाना होता है कि तासर ये हो कि वो न्यूट्रली फैसले कर रहे हैं। अब वो किसी जमात के नहीं बल्कि मुल्क के सदर या स्पीकर के तौर पे काम कर रहे हैं। ये एक तासर है, वरना उनका ताल्लुक भी किसी जमात से होता है। वो किसी जमात के बनाए हुए चुने हुए होते हैं और कल फिर उन्हें वही उसी जमात में जाना होता है। लेकिन इसी के दरमियान बैलेंस करना जरूरी है। अच्छा खैर साहब, इस सारी सिचुएशन में जहां पर हम देख रहे हैं कि लाहौर इस वक्त महवर व मरकज नजर आ रहा है में इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इसलिए क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी हो चुकी है। लेकिन ऐसे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद वो कब तक लाहौर तशरीफ फरमा होंगे? और ऐसे में दूसरी तरफ ये भी देख लीजिए कि असद कैसर साहब भी जेल भुगत रहे हैं, उन पर भी केसेस आ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा चुकी है। इस सिनेरियो में आप इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को किस तरीके से जज करेंगे? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि लाहौर में एक्टिविटी, क्योंकि मियां साहब तशरीफ लाए, उनका जलसा हुआ, उनकी जमात की मीटिंग्स हो रही हैं, वो बेस्ड लाहौर में है। मेरी जमात की क़यादत बेस्ड कराची में है, लिहाजा उनकी एक्टिविटीज ज्यादातर पार्टी मीटिंग्स, इस वक्त मीटिंग्स का माहौल है, वो कराची में है। सो लाहौर को मरकज और महवर कहना मुनासिब नहीं है। बिल्कुल लाहौर पंजाब का दिल है और पाकिस्तान की सबसे जो ज्यादा सीटें हैं उनका फैसला पंजाब से होना होता है। लेकिन मुख्तलिफ क़यादतें जो हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब लाहौर नहीं बैठेंगे, वो इस्लामाबाद या पेशावर बैठेंगे, इस तरह बाकी जमातों की क़यादतें भी हैं। सो हमारी जमात की क़यादत भी बिल्कुल अपना काम कर रही है, भरपूर तनदही से कर रही है। बावजूद इसके कि हमारे जो एतराज़ात हैं वो हम मीडिया के जरिए या दीगर ज़राए से बदल कर लोगों तक पहुंचाते रहते हैं, अवाम तक भी पहुंचाते रहते हैं। लेकिन हम अपने ऑब्जर्वेशंस के बावजूद अपने इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आजादाना फिजा कायम करके, लोगों का वोट पे ट्रस्ट करके, फिर हुकूमत को, हुकूमती इदारों को और मीडिया को, सियासी जमातों को, खास तौर पे मीडिया को, फिर आपको मुतालिबा करना चाहिए कि आप अपने मेंबर्स का, आप अपने मुंतखब नुमाइंदों का चुनाव करते वक्त न सिर्फ अपनी वाबस्तगियां, अपनी बिरादरियां, अपने कबीले, अपने काम, अपने तासुबात देखें, बल्कि वो अहबाब जिनको आप वोट करने जा रहे हैं, जिनको चुनाव के जरिए आप असेंबली में भेज रहे हैं, उनकी अहलियत और काबिलियत भी देखें, उनका माजी भी देखें, उनके साथ गुफ्तगू करके, उनको सुन के, उनका मुस्तकबिल का लाए अमल भी समझे। तो अब ये, लेकिन लाए अमल की जहां पर आपने बात की ना, मुस्तकबिल का लाए अमल कर साहब, मुझे ये बताइए आपकी पार्टी कब तक मंशूर सामने लाने का इरादा रखती है? डेफिनेटली किसी भी सियासतदान के लिए ये जो 3 महीने हैं इलेक्शन से पहले के, वो 3 साल के बराबर ही होते हैं एक तरीके से देखा जाए। उसने कायल करना है आवाम को जाकर, उसके हलकों में अपने वोटर को जो है उसने बताना है, जैसे कि आप खुद बात करें। तो कब तक पार्टी मंशूर सामने आने का अंदेशा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इम्कान कब तक है? शुक्रिया, आपने अंदेशे के बाद इम्कान कह दिया। जी, माय मिस्टेक है साहब, माय मिस्टेक। अच्छा, तो गुजारिश है कि मैनिफेस्टो हमारा तैयार ऑलमोस्ट हो गया है। अच्छा, जब इलेक्शन कैंपेन आप किक स्टार्ट करते हैं ना, तो साथ ही आप मैनिफेस्टो देते हैं। अब बहुत सारे दोस्तों की ये सवाल है कि कैंपेन अभी गर्मा गर्मी नजर नहीं आ रही। अच्छा, वो माहौल नहीं बन रहा। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन इतना महंगा प्रोसेस है, इतना मुश्किल प्रोसेस है, इतना थका देने वाला काम है कि लंबा इलेक्शन 4 महीने का ये अफोर्ड नहीं होता।
ना इंडिविजुअल्स से ना पार्टी से। इसलिए जब वो होगा तो फिर एक और सवाल होगा कि जी इतने अखराजात कहाँ से कर रहे हैं, फलां क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसका एक मुनासिब वक्त जो है उसी पे, अभी तो क्योंकि जमातों की कैंपेन तो जारी हो गई, अब उसके शेड्यूल शुरू हो जाएंगे, मैनिफेस्टो आ जाएगा। कायरा साहब आपकी गुफ्तगू इतनी मुदल्लिल होती है, यकीन जानिए कि अगर पूरा घंटा भी मुझे मिले तो मैं चाहूंगी कि मैं आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती रहूं, लेकिन मेरे पास वक्त बड़ा मुख्तसर है। छोटा सा एक जवाब मुझे दे दीजिए जाते जाते कि आपको क्या लगता है, ये तय हो चुका है कि अगले वज़ीर आज़म जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब होंगे या फिर बिलावल साहब ही हम अगले प्राइम मिनिस्टर देखेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ और आपका नजरिया। एक एक लाइन में मैं जवाब देता हूं। पहले आपने एक सवाल किया था असद कैसर साहब और फवाद चौधरी साहब पर। पाकिस्तान का कोई भी शख्स अगर किसी कानूनी इशू में मुलव्वस है तो उसके खिलाफ केस होना है तो उसको गिरफ्तार करना और बात है, अदरवाइज किसी को भी गिरफ्तार करके उसको इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर करना या दबाव में लाना मुनासिब बिल्कुल नहीं है, गलत है। दूसरी बात, किसी का फैसला नहीं हुआ, हर जमात का अपने अपने लीडर के बारे में फैसला है, फैसला अवाम का होगा कि अवाम जिसको वोट देते हैं, जिसके पास मेजॉरिटी होगी, और अगर मेजॉरिटी नहीं होगी और जो जमात अलायंस बेहतर बना लेगी उसका लीडर जो है वो वज़ीर आज़म होगी। बहुत मेरी जमात की बिलावल साहब के बारे में होगी। ठीक है, चले लेट्स सी कि बिलावल साहब का जो है वो हम उन्हें देखेंगे सामने फुल फ्लैश आते हुए और इस बात का इजहार करते हुए कि उनकी स्ट्रेटजी होगी आने वाले आम इंतखाबात से रिलेटेड। आगे बढ़ते हुए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे साबिक वज़ीर आज़म जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और खबर यह है कि उन्होंने 4 साल के बाद पार्टी ऑफिस का विजिट किया है। साबिक वज़ीर आज़म जनाब मियां नवाज शरीफ साहब 4 साल के बाद पार्टी ऑफिस का दौरा करने गए हैं और नवाज शरीफ साहब ने मौलद टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में अपने लिए बनाए गए नए कमरे का भी दौरा किया है। मुलाजिमीन से उन्होंने मुलाकात की है और ये एक अच्छा इनिशिएटिव हम देख रहे हैं इस एस्पेक्ट में कि अब वो हमें सियासत में मुतहर्रिक होते हुए बाकायदा तौर पर नजर आ रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने मॉडल टाउन में अपने पार्टी ऑफिस का विजिट किया है और उस पार्टी ऑफिस में जो उनका रूम है उसे भी मियां नवाज शरीफ साहब ने विजिट किया है और वहाँ पर जो मुलाजमीन हैं उनसे बातचीत की है। डेफिनेटली एक लंबे अरसे के बाद मुलाजमीन जब उनसे मिले हैं तो उनकी भी खुशी दीदनी होगी अपने लीडर को अपने दरमियान पाकर। लेट्स टेक अ ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। और जब हमने प्रोग्राम की ओपनिंग की थी तो आते साथ ही हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाना, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं। हर कोई अपने कैलकुलेटर्स लेकर बैठा हुआ होता है कि अच्छा पॉइंट्स टेबल इतना हो गया, पॉइंट्स टेबल ऐसे हो गए, फलानी मैच फलानी से जीत जाए तो क्या होगा। लेकिन आपकी अगर मगर को, आपके फिन बर्ड्स को मजीद क्लियर करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछा जाए कि जनाब हम लोग उन्हें सेमीफाइनल में जाते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं। तो दिल थाम के बैठिए, आपके सवालों के चंद जवाब लेने के लिए हमने इनवाइट किया है इंटरनेशनल पॉमिस्ट एम एस शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शहजाद साहब ये बताइएगा, आपको कहीं पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में नजर आ रही है? मैं किसी निजी चैनल पे बैठता हूँ। अच्छा। और सईद अजमल साहब बैठते हैं साथ मेरे। अच्छा। तो सरफरान वासा भी होते हैं। तो कल बड़ा इतना का स्कोर खा लिया पाकिस्तान ने, तो लोग जो थे परेशान, यानी कल से मुराद परसों की बात। जी न्यूजीलैंड से जब मैच। तो मैंने कहा ये इफ एंड बट वाला चक्कर नहीं है, ये डू और डाई है। अब लोग के खान साहब क्या, मैं कहा सी जीता होंगे, और आप देखिएगा मैंने हर जगह कहा मैं कहा सी जीता होंगे। कहते खान साहब कैसे पॉसिबल होगा? हाँ। मैं कहा मैं जीताऊंगा। अब बात जीतने की क्या थी, हर काम तो अल्लाह के हुक्म से होता है। बेशक। एक अंदर आवाज थी, फिर हिसाब भी था। हाँ। अब हिसाब क्या था आप याद रखें, 31 अक्टूबर 3 और 1 क्या हुआ? 31 4 1 3 और 1 4। अच्छा अब 31वां मैच 3 और 1 4, ये 4 और 4 क्या हो गए? 8। मैं कहा ठीक जड़ी है असी जीतांगे, जीत गए। अब जो परसों मैच था वो 35वां था, 5 और 3 8।
मैं कहा बाबर की ग्राउंड है। हाँ। ये है ऑन द रिकॉर्ड है हर जगह, आप निजी चैनल्स में देख सकते हैं। मैं कहा बाबर की ग्राउंड है, बाबर का दिन है, बाबर आजम, और आपने देखा हो गया। अब अगली बात तो पूछें, अगला मैच कब है? इंग्लैंड के साथ। वो तारीख क्या है? तारीख वो भी 8 है शायद, 11 है। हाँ। 1 और 1 2 दिन हफ्ते का। अच्छा। दिन हफ्ते का, हफ्ता सैटरडे का। हाँ। जो परसों मैच हुआ था वो हफ्ते का था। हाँ। सैटरडे अट्ठी थी उसकी, सैटरडे की अट्ठी होती है। अच्छा। अगला हफ्ते को मैच है अट्ठी, तो सोने सी अट्ठी तो नहीं छटनी। कैसे 8 में होता क्या है? 8 अगर आप इलेक्ट्रॉनिक हवाले से देखें 8 ऐसे बनता है। हाँ, हर 8 के से हर डिजिट निकलता है। 8 अरबी में ऐसे लिखा जाता है पहाड़, और अल्लाह पाक ने फरमाया जिसका मफहूम कि हम रोज़े क़यामत पहाड़ों को रुई की गालों की तरह उड़ा देंगे। तो खैर 8 से बड़ा कुछ पैदा होता है, वजूद 8 से है, तो उस दिन हम दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। इंग्लैंड को मतलब हम शिकस्त दे रहे हैं, 8 फिर पाकिस्तान के हक के लिए। जी, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो सारी सिचुएशन है जो आपने मुझे ये बताया है, अभी भी फॉर्मूला, इसमें हम लोग मंथ या ईयर ये काउंट नहीं करेंगे? बड़ा कुछ है, मैं जो हिसाब करांगा तो किताबें लिखनी है पैजन की बब्बर शेरा। लेकिन इसका मतलब आप हिसाब किताब की कैलकुलेशन कंप्लीट बता रहे हैं। हम इंग्लैंड से मैच हम जीत जाएंगे। अब एक खूबसूरत बात करता हूँ, 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक अलिफ और आइन भारी हैं, वोवल्स। अब जिसमें इजराइल का तो मैं नाम जरूर लूंगा, भारी है, लड़ाई है। इंडिया भारी है, मैच फिक्स किया हुआ है। जैसे नवाज शरीफ साहब ने भी फिक्स कर लिया है मैच बब्बर चेहरा। अब वो भी आए डिग्री लेके 4 साल के बाद। हाँ। और फिर डिग्रियां ली हैं यूएई से, कतर से, सऊदीया से डिग्री ले आए। अभी एक डिग्री लेने बैठा हुआ है अडियाला यूनिवर्सिटी में, वो मिलेगी तो फिर आएंगे। खैर इंडिया ने मैच फिक्स किया हुआ।